हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में प्रशासन भू राजस्व बंदोबस्त नीति। ठीक है, अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूल करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? सन 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नीति अपनाई, इजारेदारी। ठीक है, यह उसने 5 वर्षीय नीति अपनाई। इसमें उन्होंने क्या किया कि भू राजस्व, भूमि को ठेके पे देने की व्यवस्था बनाई और इसमें जो सबसे ज्यादा राजस्व देगा उसे ठेके पे भूमि दी। और ये व्यवस्था उन्होंने 1772 में स्टार्ट की और 1777 तक चली। ठीक है, इसके बाद उन्होंने 3 नीति अपनाई। एक अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवारी और तीसरी भाई माहलवारी। ये 3 व्यवस्था। इसके अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम अपनाई थी अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था भी कैसे कहा गया। दूसरा रैयतवारी व्यवस्था, जिसमें किसानों के साथ व्यक्तिगत तौर पर सीधे राजस्व दिया जाता था सरकार द्वारा। और तीसरा था माहलवारी व्यवस्था, जिसमें पूरे गांव से राजस्व वसूला जाता था। ये जो भू राजस्व था वो किसानों या जमींदारों द्वारा सरकार को कर दिया जाता था। ठीक है, और भू राजस्व के तहत जमींदार जमीन के टुकड़े का मूल्यांकन करके उसका राजस्व दिया जाता था। और इस स्थिति में सरकार ने बंदोबस्त की नीति अपनाई, जिसमें मैंने पहले कहा अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी रूप से जमींदारों को क्या की, जमीन मुहैया कराई। ठीक है, और उसमें वर्ष 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसका मूल उद्देश्य था भू राजस्व को संग्रह करना, उसमें वृद्धि करना जब इन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली शुरू की, जो भी मैं जिसमें चर्चा कर रहा था। उसमें पहला था अस्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त में कहा गया 1793 में। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 और माहलवाड़ी व्यवस्था 1819 में प्रारंभ की गई। इसमें सरकार ने अब जो ये व्यवस्था की थी तो ये पूरे भारत में नहीं थी, कुछ कुछ प्रांतों में थी। जिन प्रांतों में ये व्यवस्था प्रारंभ की उसमें जैसे अस्थायी बंदोबस्त था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में। ठीक है, रैयतवादी जो व्यवस्था थी वो मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास और बॉम्बे। और माहलवाड़ी जो व्यवस्था थी वो गंगा घाटी, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, इन क्षेत्रों में इन्होंने ये व्यवस्था प्रारंभ की। अब भू राजस्व जो प्रणाली थी इसमें मैंने आपको अस्थायी बंदोबस्त कहा, रैयतवाड़ी व्यवस्था और माहलवाड़ी व्यवस्था, ये 3 प्रकार की इन्होंने व्यवस्था प्रारंभ की। अब इनको प्रारंभ करता मैंने प्रारंभ की, जैसे अस्थायी बंदोबस्त जो है वो प्रारंभ किसने किया, वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था हुई थी उसमें अलग अलग चरण थे। जैसे वर्ष 1792 में 12 में अलेक्जेंडर रीड द्वारा, वर्ष 1801 से 1860 तक सर थॉमस मुनरो द्वारा
इसे जारी रखा गया और वर्ष 1820 में मुनरो की भारत जब वापसी हुई उसके बाद इसने तो इसको लागू किया। ठीक है, तो इसको माना जाता है, मुनरो को माना जाता है रैयत वाली व्यवस्था। ठीक, तीसरा था महाल वाली व्यवस्था। वर्ष 1819 में हार्ट मैकेंजी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो भू राजस्व प्रणाली थी ये अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की, एक के बाद। अब दूसरा आता है इसमें कि कौन सी व्यवस्था किस क्षेत्र में थी। अब जैसे अस्थायी बंदोबस्त है, यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान उत्तर प्रदेश, बनारस संभाग, उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र, इस व्यवस्था के अधीन ये क्षेत्र इसमें थे और इस व्यवस्था के अधीन ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भू क्षेत्र आता था। कितना परसेंट? 19%। ठीक है, भू क्षेत्र इस अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था। उसी प्रकार से ये रैयतवाड़ी में कौन कौन से क्षेत्र थे भाई? रैयतवाड़ी में मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास, मुंबई और इसके बाद इसका विस्तार महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, असम के कुछ हिस्सों और कुर्ग तक कर दिया गया। ठीक है, और इस माने रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भारत, ब्रिटिश भारत का लगभग 51% जो क्षेत्र था वो आता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। अगला था महालवाड़ी। अब महालवाड़ी में कितना क्षेत्र इसके अंतर्गत? इसमें आता था गंगा घाटी, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत का कुछ भाग, पंजाब, ये क्षेत्र किसमें आते थे? महालवाड़ी व्यवस्था में। और भारत के जो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र इसमें आता था वो लगभग था 30% भू क्षेत्र इस महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। ये अलग अलग क्षेत्र, जैसे मैंने अस्थायी बंदोबस्त में 19, रैयतवाड़ी में 51 और इसमें 30%, ये भूभाग इसके अंतर्गत है। अगला इसका आता है, इसमें राजस्व वसूली की संरचना, माने राजस्व वसूली कैसी की जाती थी, अंग्रेजों तक वह राजस्व कैसे पहुंचता था, इसके बारे में है। तो इसमें आता है जैसे किसान, अस्थायी बंदोबस्त में क्या था? किसान जमींदार को देता था, यानी किसानों से जमींदार वसूल करता था और जमींदार किनको देता था? ब्रिटिश सरकार को। लेकिन रैयत में जो किसान था वो डायरेक्ट किसको देता था? ब्रिटिश सरकार। रैयत किसान सीधे किसको देता था? इसका सीधे संबंध किसान से था और ब्रिटिश सरकार से था और सरकार का किसान से। और तीसरी जो व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था में, इसमें क्या था? किसान, इसमें महाल जो गांव का समुदाय होता है वो क्या करते थे? तो किसान था, किसान होगा नंबरदार, तालुकादार या गांव का मुखिया, ये पूरे गांव का राजस्व वसूल करते थे, इकट्ठा करते थे और किसको देते थे? ब्रिटिश सरकार को देते थे। ये तो संरचना थी राजस्व वसूल करने की, किस प्रकार से ये उसको वसूल करते थे। ठीक है, अगला इसमें आता है कि भाई इसको जो भू राजस्व प्रणाली लागू करने के क्या कारण, किन कारणों से ये व्यवस्था बनाई गई, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है, तो इसमें आता है, पहला आता है कारण है कि जो राजस्व है वो अस्थायी हो और सतत आय प्राप्त होती रहे अस्थायी बंदोबस्त में, क्योंकि इसमें आया था जो बंदोबस्त भूमि थी वो अस्थायी रूप से दी गई थी, इसलिए उनका कारण ये था कि इससे हमें अस्थायी और सतत रूप से आय प्राप्त होती रहे, टैक्स प्राप्त, कर प्राप्त होता रहे। ठीक है, दूसरा था कि अगर अस्थायी रूप से दी जाएगी उसके पास रहेगा तो जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और राजस्व का संग्रह संबंधी जो व्यय है वो कम हो जाए, क्योंकि इसके बाद लगातार चल रहा अस्थायी, एक बार ये नहीं कि इस बार इसके बाद दूसरे पास उसमें क्या होता है? व्यय अधिक होता है, इसलिए उन्होंने अस्थायी में क्या कि ये हमें प्राप्त होता रहे राजस्व। तीसरा था कृषि में नियमित, इसमें था कि भाई अस्थायी बंदोबस्त है और उसमें टैक्स है, अगर लाभ होगा अधिक होगा तो वो उसमें किसमें लगाएंगे?
निवेश कृषि में बढ़ाएंगे। लिहाजा ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि कृषि में निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। अगला था जमींदारों को एक, अब अगला अंग्रेजों का था अस्थायी देने का था, जो जमींदार है वो जमींदारों का एक वफादार का एक समूह तैयार होता रहेगा। एक जो वफादार, अंग्रेजों के प्रति वफादार होंगे जमींदार, ये तैयार होगा। ठीक है, अब ये जो लागू और रैयतवाड़ी में जो है, दूसरा आता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या था कि किसानों को निश्चित राजस्व प्राप्त होना, क्योंकि यहां सीधे किसान का किसको देना था, अंग्रेजों को। बीच में कोई बिचौलिया था नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां से जो धीरे धीरे इसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए रैयतवाड़ी को प्राप्त किया गया कि भाई अगर सीधे किसानों से संपर्क होगा तो राजस्व अच्छा प्राप्त होगा और कोई समस्या भी नहीं होगी, विद्रोह भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लिंक है। निरंतर जो किसान विद्रोह करते थे, अब सीधा संबंध किससे, अंग्रेजों से, सरकार से अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए विद्रोह कम हो, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की। और इस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति। अब क्या था कि जमींदार उतनी थे नहीं, जिसके कारण उन्हें ये व्यवस्था लागू करनी पड़ी, अनुपस्थिति के कारण। रैयतवाड़ी यानी किसान से सीधा होगा, है ना। ठीक, अगला है रैयतों के पास जो भूमि है का स्वामित्व है, उसके काम करने से भूमि में जो है वो उनको ये जो उर्वरा शक्ति है, उत्पादक क्षमता भूमि की, उसको बढ़ाने की संभावना रहेगी। भाई अंग्रेजों ने सोचा भाई किसान को सीधे भूमि देंगे, तो किसान देगा तो वो जिसको जो ज्यादा आय होगी वो अपने भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखेगा। ये ऐसी संभावना ऐसा व्यक्त करके ये व्यवस्था चलाई गई। जो अब बहालवाड़ी का कारण क्या था, यहाँ की जब जो कमी रही उसके कारण बहालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें सामान्यतया गांव की संयुक्त भूमि पर सबके समान अधिकार होते थे और सार्वभूमिक भी सभी व्यक्तियों का, और पारंपरिक संरचना को एक नए रूप में प्रस्तुत किया जाता था। किसमें, महालवाड़ी व्यवस्था में, क्योंकि इसमें जो राजस्व था वो गांव के सारे इकट्ठा करने के बाद ये गांव का जो मुखिया होता था, तालुकेदार या नंबरदार जो भी था, वो किसको देता था, सरकार को देता था। ठीक है, अगला आता है विशेषता। इन तीनों की विशेषता क्या थी, यानी अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, इसमें आता है, इसकी विशेषता पहला आता है कि जो अस्थायी राजस्व साझाकरण का जो मॉडल था है कि भाई राजस्व अस्थायी व निश्चित था। ठीक, इसकी प्रमुख विशेषता थी। दूसरा था इसमें कि जमींदारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार था, वो इसको हस्तांतरित कर सकते थे, ये वंशानुगत था। ठीक है, अच्छा, तीसरा इसमें था राजस्व का, यानी 10/11वां भाग, अर्थात अगर उसको सरकार को 11 रुपया, अगर वो 11 रुपया कमाता है तो उसमें से 10 जाता था अंग्रेजों के पास और 1 रुपया रहता था किसके पास, जमींदार के पास। ठीक है, तो ये अंग्रेजों को प्राप्त होता था। फिर अगला है किसानों को विवेकपूर्ण राजस्व उगाही। ठीक, इसके बाद भू राजस्व का भुगतान न होने पर भूमि की नीलामी का प्रावधान था, अस्थायी बंदोबस्त। अगर सबूत है जमींदार एक निश्चित समय में, अगर सबूत है हुआ कि भाई महीने के 30 तारीख को अंतिम तारीख है और उस दिन तक अगर जमींदार ने भू राजस्व जमा नहीं किया, यानी 30 तारीख की शाम सूर्यास्त तक, जो सूर्यास्त वाला कानून है, अगर जमा नहीं की तो उसकी जमींदारी क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी। ठीक है, और कानून के अंतर्गत राजस्व की दर का निर्धारण को लेकर किसानों के साथ समझौते का प्रावधान था। उसमें एक विशेषता ये थी कि कानून के अंतर्गत
ही किसानों के बीच राजस्व का निर्धारण किया जाए। ठीक, ये तो किस्मत की विशेषता थी अस्थायी बंदोबस्त में। दूसरा था रैयतवाड़ी। इसमें क्या था, राजस्व के लिए रैयतों के साथ प्रत्यक्ष समझौता, यानी सीधे किसानों से समझौता था, रैयतों से समझौता था, दायित्व सरकार का। भूस्वामियों को, यानी जो उस पर काम करने वाला था, खेती करने वाला था, जिसके पास जमीन थी, उसका मालिकाना हक था, उसकी अपनी जमीन थी। फिर ये था इसका जो 30 वर्षों के लिए अस्थायी बंदोबस्त, 20 से 30 वर्ष के बीच, माने 30 वर्ष तक ये अस्थायी बंदोबस्त, उनको जमीन दी जाती थी। ठीक है। अगला, सरकार को भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार था, वो बढ़ा सकता था। सरकार को भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार था, किसमें, रैयतवाड़ी में। भूमि का सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया जाता है, भूमि किस प्रकार की है उसके अनुसार सर्वेक्षण और वर्गीकरण रखा जाता है, कौन शुद्ध है, कौन आर्द्र है। ठीक है। फिर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, जब प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई यानी सूखा पड़ गया या बाढ़ या कोई ऐसी आपदा आ गई, तो उस समय में सरकार किसानों को क्या देती थी, राहत देती थी, क्योंकि राहत में सीधे किससे संबंध था, सरकार से, मतलब अंग्रेजों से। अगला है संकुचन और परित्याग का प्रावधान। हालांकि वर्ष 1833 में इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है, उसको परिवर्तित किया जा सकता था। इसमें भी, यानी रैयतवाड़ी में भी सूर्यास्त वाला कानून लागू था, जो मैंने पहले में बताया कि सूर्यास्त यानी एक निश्चित तारीख है, सबोदय 30 तारीख निश्चित है, महीने की 30 तारीख को इस दिन टैक्स जमा करना है, राजस्व जमा करना, अगर नहीं होता है तो सूर्यास्त तक फिर वही उसकी जमीन भी जाती है। ठीक है। तीसरा आता है महाजवाड़ी। इसमें क्या था कि ग्राम समाज के साथ साझा एवं व्यक्तिगत राजस्व बंदोबस्त, यानी गांव के सभी लोग मिलकर राजस्व इकट्ठा करके, जो गांव में गांव प्रधान है या मुखिया है, जमींदार जो भी है, वो क्या करता था, राजस्व एकत्रित करता था और सरकार को देता था। ऐसी व्यवस्था की गई थी। किसानों को सौंपे गए लक्ष्यों के आधार पर गांव के लिए करारोपण संबंधी प्रावधान था। उनको लक्ष्य दिया गया, भाई इतना राजस्व होना चाहिए, ठीक है, उसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाता। फिर एकल किसानों को स्वामित्व का था, मतलब प्रत्येक किसान को अपने लिए स्वामित्व का अधिकार था। अंग्रेज गांव और मुखिया, तालुकदार या नंबरदार के मध्य महाल समझौते की एक वित्तीय इकाई थी, इनके साथ समझौता था। ये एक निश्चित राशि को गांव से सभी से इकट्ठा करके इसको देंगे, सरकार को देंगे। राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान, तालुकेदार, नंबरदार को सौंपी गई, इनका काम, ठीक है। और क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्रण आदि का उपयोग भी किया जाता था। क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी होता था, वर्गीकरण मानचित्रण भी होता था, और लगान में आवधिक संशोधन किया जा सकता है। अगर लगान में या टैक्स में, राजस्व में अगर संशोधन करना है तो वो भी प्रावधान इस व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। इसमें एक आता है रैयतवाड़ी, जो दूसरा नंबर पे था, पहला था अस्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी में कुछ और प्रावधान थे। किसानों को जमीन का मालिकाना जो हक दिया गया था, और किसानों की जमीन पर रहने, रखने और बेचने का उनको अधिकार दिया गया था रैयतवाड़ी में, ठीक है। और इस व्यवस्था में जमीन से जुड़े राजस्व का निर्धारण जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था, ठीक है, न कि उपज के आधार पर। जमीन का क्षेत्रफल कितना है और उपज कितनी है, उत्पादन कितना है, उसके सरकार का लेना देना कुछ नहीं था। इसके आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारण होता था। और इस व्यवस्था में जमीन पर लगने वाले राजस्व का भुगतान करने में बिचौलिया की भूमिका नहीं होती, क्योंकि सरकार का किसान से सीधा संबंध होता था, कोई बिचौलिया नहीं होता था। सीधे किसान ही क्या देता था, सरकार को टैक्स देता था, कर देता था, राजस्व देता था। और इसकी शुरुआत हुई थी 1830 में।
उसमें वो तत्कालीन जो गवर्नर थे वो थे थॉमस मुनरो। ठीक है, अब आता है भू राजस्व प्रणाली का प्रभाव परिणाम। कोई भी व्यवस्था लागू होती है उसके कुछ न कुछ परिणाम होते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार का इस राजस्व का क्या परिणाम पड़ा, इस राजस्व से क्या हुआ, तो इसमें जैसे अस्थायी बंदोबस्त में कहना है कि इसके प्रबंधन और संशोधन की कमी के कारण क्या हुआ, अस्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व में घाटा आया, कमी। ठीक है, दूसरा है कि भू राजस्व प्रणाली का प्रभाव परिणाम में किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये तो पहले प्रतिष्ठा था कि भाई उनका टैक्स कम हुआ, राजस्व कम प्राप्त हुआ। दूसरा है कि किसानों पर प्रभाव। अब किसानों पर प्रभाव में अस्थायी बंदोबस्त में जो है किसान जमींदारों की दया पर निर्भर थे तथा स्वामित्व का अधिकार न मिलने के कारण विद्रोह में बढ़ोतरी हुई। इसमें अस्थायी बंदोबस्त में क्योंकि अधिकार किसके पास था, जमींदार के पास, किसान तो उसकी दया पर निर्भर रहता था, इसलिए अधिकार न होने के कारण किसान विद्रोह करते थे, विद्रोह सरकार के विरुद्ध, जमींदार के विरुद्ध। ठीक, दूसरा था रैयतवाड़ी। इसमें प्राकृतिक आपदा में राजस्व संबंधी छूट की व्यवस्था शायद ही कभी लागू किया गया। व्यवस्था तो थी कि कभी, अभी मैंने कहा कि भाई अगर कोई आपदा अगर वो कुछ आ गई तो सरकार छूट देगी, लेकिन कह रहा है कि भाई सरकार ने कभी ऐसा क्या हो, लागू नहीं हुआ। अन्य सभी कारकों के परिणाम ऋण दान में वृद्धि हुई और भूमि हस्तांतरण को बढ़ावा मिला। अब ऋण दान, भाई सरकार ने तो कहा, प्रावधान तो था कि भाई कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ वगैरह आ गई तो राहत दी जाएगा किसान, लेकिन दिया नहीं गया और सरकार को उनको टैक्स देना था। लिहाजा क्या हुआ कि राजस्व देने के चक्कर में उसके हाथ से जमीन बेचनी पड़ी, करनी पड़ी और धीरे धीरे वह ऋण के जाल में फंसते गए, क्योंकि नगद ऋण देना था, इसीलिए क्योंकि टैक्स उधार भी लिया गया या भूमि बेच दी गई या गिरवी रख दी गई, इससे वो धीरे धीरे ऋण के जाल में फंसते गए। अगला है महालवाड़ी व्यवस्था। राजस्व की ऊंची दर और भूमि का विखंडन, ऋण जाल संकट और राजस्व का उच्च विशेष प्रकृति के अनुमान के आधार पर मूल्यांकन करना, जिसका किसानों पर बुरा प्रभाव सामूहिक जो किया जाता था उसके सब दिया गया। अब उत्पादन हुआ नहीं हुआ है, लेकिन राजस्व तो एक निश्चित देना ही है, इससे भी किसानों पर इसका बुरा असर है। अगला आता है कि इससे जमींदारों पर क्या प्रभाव। अभी आया अंग्रेजों पे, दूसरा किसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब आता है जमींदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जमींदार, अब पहला आता है अस्थायी बंदोबस्त आया था, इसमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ और जमींदारों की अनुपस्थिति। लाभ तो प्राप्त हुआ उनको क्योंकि वो राजस्व वसूल करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्र में न होने के कारण, संख्या कम होने के कारण धीरे धीरे जमींदारों की उपस्थिति बढ़ती गई, कम होती गई। बाद में व्यवस्था नहीं बनी तो सरकार ने यह व्यवस्था हटाकर दूसरी व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है, दूसरा है रैयतों में। रैयत में इसका क्या हुआ, रैयतों के साथ प्रत्यक्ष समझौता, सीधे किसानों के साथ सीधे प्रत्यक्ष समझौता था, बीच कोई बिचौले नहीं था। तीसरा जो महलवाड़ी था उसमें ग्राम प्रधान, तालुकदार, नंबरदार वर्ग, इनका उद्भव हुआ, क्योंकि ये राजस्व वसूली करते थे, इनका उद्भव हुआ। अगला आता है भूमि पर प्रभाव और अन्य प्रभाव। भूमि पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो भाई, जो अस्थायी बंदोबस्त थी इसमें क्या हुआ कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वो दिन प्रतिदिन गिरती गई, उसमें गिरावट आती गई और किसी भी हितधारक द्वारा निवेश नहीं किया गया, यानी उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई खर्चा या कुछ कार्य नहीं किया गया, जिससे कृषि की जो जमीन की
खेती की उर्वरा शक्ति है उसको में वृद्धि की जाए। राजस्व तो प्राप्त किया, उत्पादन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जमीन की ओर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, इसलिए भूमि की उर्वरा शक्ति घटती चली गई। अब रैयतवाड़ी में क्या हुआ, कृषि की भूमि पट्टे में वृद्धि हुई और गांव के कुलीन वर्ग का उद्भव। पट्टे पे क्या होता है, पट्टे पे सरकार एक पट्टा देती है और निश्चित अवधि तक उनको एक पट्टे में लिखित होता है कि भाई ये जमीन इतनी आपकी है और आपको इसमें जिसके पास पट्टा होगा वो एक निश्चित आय क्या करेगा, राजस्व देगा। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जब पट्टेदारी हो गई तो कुलीन वर्ग का उद्भव हुआ। तीसरा है महालवाड़ी। इसमें भूमि को कमोडिटी मानना और यह आगे चलकर वर्ष 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना, जो भूमि को ऐसा मानना। ठीक है, भूमि की ओर, किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं देना। आज की वीडियो में इतना, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।